हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइन्थ क्लास की इकॉनमी की एनसीईआरटी को। अब आप बोलोगे सिक्स क्लास से आप क्यों नहीं करवा रहे हो, क्योंकि शायद से फिर आप में से कई सारे गवार लोग स्कूल नहीं गए हो। सिक्स सेवन्थ एट्थ में इकोनॉमिक्स होती ही नहीं है, ठीक है। एसएसटी के डोमेन में जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो हमारी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस होता है नाइन्थ क्लास में, ठीक है। नाइन्थ क्लास से इकॉनमी की एनसीईआरटीज आना शुरू होती हैं, तो हम इसको हमारे लिए मतलब काइंड ऑफ ये पहली एनसीईआरटी है, हम इसको यहाँ से देखना शुरू करते हैं। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ कि आपका बेस बनाएगी अच्छा सा, लेकिन वो बनाने की आपको अब कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप नितिन सिंघानिया, सीबी सचदेवा ऐसे लेवल को जो समझ चुका है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक इंडियन इकॉनमी वाला एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो जाता है। काइंड ऑफ आप इसको ना इकॉनमी तो नहीं, लेकिन जो नाइन्थ और टेंथ की जो इकोनॉमिक्स है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। आप उसमें देश के अलग अलग इलाकों में अर्थव्यवस्था के साथ साथ आप भूगोल को भी यानी कि ज्योग्राफी को भी समझते हो, और लोगों की कुछ परेशानियों वगैरह को सीखते समझते हुए आप इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म सीखते हो। लेकिन क्या ये ऐसा है कि हमें इसको क्या ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है, और इसको इतना कैजुअली लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस में मैं आपको दिखाऊंगा इससे क्वेश्चन आते हैं। नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी से भी और टेंथ क्लास की एनसीईआरटी से भी इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस आए हैं पहले भी और आते हैं, ठीक है। और आप इसमें से बड़ा सारा कंटेंट जो है वो खींच कर अप्लाई कर सकते हो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है। पालमपुर का गांव कहाँ पड़ता है? एनीवन? हाँ, कहाँ पर? पालमपुर नहीं है गांव कहीं पर भी, ठीक है। जो इस कहानी में जो नहीं होता कहीं भी, मतलब इस कहानी में जो लिया गया है, पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक इमेजिनरी विलेज है। स्टोरी आगे करवाने से पहले हम क्या है कि पालमपुर गांव का सहारा ज़रूर लेंगे, और इस गांव के अंदर अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था को सीखते हुए हम इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो नितिन सिंघानिया या सीबी सचदेवा से लेवल आपने जो स्टार्ट करा था, तो आपको यहाँ पर कोई एक नई इंसाइट नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ जितनी बेसिक होती है वो मतलब दिमाग के अंदर उतनी क्यूरियोसिटी भी पैदा करने की दम रखती है। स्टार्ट करवाने से पहले लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, द नैरेटिव। यहाँ पर देखो, द नैरेटिव इज पार्टली बेस्ड ऑन अ रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट एटिने ऑफ अ विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न यूपी, ठीक है। अब जो गांव है ना, उसको एक हाइपोथेटिकल नाम दे दिया गया है, पालमपुर, और उसकी कहानी है। तो यहाँ पर क्या है कि पालमपुर के सहारे राइटर हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो उससे हमें फैमिलियर करवाने की कोशिश करता है रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन। एंड इस कहानी के थ्रू हम पालमपुर के होने वाली जो प्रक्रिया जो भी हो रही है उससे हम जानेंगे अर्थव्यवस्था को, ठीक है। अब क्योंकि ये गांव है, तो गांव के अंदर जो फार्मिंग है यहाँ पर मेन एक्टिविटी है। यानी कि आप एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर इस चैप्टर को या फिर पूरी की पूरी किताब को एप्लीकेशन बेस्ड समझने की कोशिश करना, मतलब आप चीज़ों को अप्लाई करना, ताकि आपका दिमाग खुल सके, आप चीज़ों को समझ सको। अब यहाँ पर क्या है, जब भी आप किसी रूरल इकोनॉमी की बात करते हो, रूरल इकोनॉमी एक प्रकार की कैसी इकोनॉमी होती है? रूरल इकोनॉमी इज अ विलेज इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी इज अ विलेज इकोनॉमी। और यहाँ पर लोगों का मेन व्यवसाय क्या होता है? लोगों का मेन साधन क्या होता है? एग्रीकल्चर, ठीक है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक और अभी तक लगभग कितनी प्रतिशत आबादी हमारे देश की डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती बाड़ी के धंधे में इन्वॉल्व है? एक बड़ी रेंज दे दूं तो ऐसा कह सकता हूं 60 to 80%, है ना। आज भी आंकड़ा इसी के बीच में फिट होता है, आज भी आंकड़ा इसी के बीच में फिट होता है। मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात कर रहा हूँ, है ना, इन्वॉल्व है। तो फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और एक्टिविटीज यहाँ पर नहीं होती हैं। अब देखो,
फार्मिंग जब भी होती है, थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करो, एग्रीकल्चर जहां पर भी होता है, एक किसान को अगर खेती बाड़ी करनी है या वो कर रहा है या उसके पास जीवन में कोई एक ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो खेती बाड़ी क्यों कर रहा है? बताओ, उसका पर्पस क्या है? दो चीजें हो सकती हैं। एक तो नंबर वन, खेती बाड़ी से वो अपनी सेल्फ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के कंसेप्ट को बढ़ावा दे रहा हूं। सेल्फ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के कंसेप्ट को बढ़ावा दे रहा हूं, यानी कि मैं इतना ग्रो कर लूंगा, मैं इतना ग्रो कर लूंगा कि जो मेरे लिए प्लस मेरे परिवार के लिए पर्याप्त हो। है ऐसा कि नहीं? हाँ, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको बोल दूं नंबर वन, सेल्फ सस्टेनेंस इकोनॉमी को तो इंश्योर मैं कर ही लूंगा, प्लस अगर मेरे पास सरप्लस अगर प्रोड्यूस हुआ तो मैं उसको सेल आउट करके कुछ एक इनकम जनरेट कर लूंगा। और ये इनकम कौन जनरेट करके दे रहा है? उसका एग्रीकल्चर लैंड, है ना। एक मिनट रुकना जरा। इन दो तरीकों के अलावा कोई और किसान हो सकता है? इन दो तरीकों के अलावा कोई और किसान हो सकता है? कोई कुछ पूछ रहे हैं? नो साउंड, मेरी आवाज नहीं आ रही? रूपक अपने कान चेक करो। हाँ, नहीं अभी तो मैं चला गया था, अभी मैंने बोला था ना। हाँ, अरे मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मान जाना। हाँ, हाथ की नस काट लो कहीं तो सेल्फ सस्टेनेंस इकोनॉमी प्लस सरप्लस, जो सरप्लस होगा वो सेल आउट करेगा। अब मुझे बताओ, इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता है किसान के पास? अगर जो प्रॉपर किसान है, जो खेती बाड़ी के सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, यही दो उसके मकसद है खेती बाड़ी करने की, कोई और भी मकसद है? बताओ, यही ना। इसका एक आउटकम भी निकलता है, एक आउटकम भी लिख लो। इस चैप्टर के अंदर मैं जो भी बातें बताऊंगा प्लीज वो इंडियन इकोनॉमी का बेस है। मैं इंडियन इकोनॉमी भी नहीं कहता हूँ। जीएस पेपर 3 में आप देखोगे ना, वो इकोनॉमी नहीं है, वो इकोनॉमी नहीं है। उसको पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब आप कहोगे सर ये क्या बेवकूफ़ीपन है, ये कौन सा सब्जेक्ट होता है नया? ये इकोनॉमिक्स प्लस इंडिया में कहाँ पर कौन सी ज्योग्राफी को देखते हुए अर्थव्यवस्था कैसी बनती है, इसके कॉम्बिनेशन से एक नई चीज बनती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। वो धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे। इसको कोई समझा नहीं सकता, इसको कोई सिखा नहीं सकता। इसको बस पढ़कर एक चीज है कि अप्लाई करा जा सकता है, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। अच्छा, मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी का आंसर लिख दिया और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था। जीएस पेपर 3 में आज तक इकोनॉमिक्स का तो क्वेश्चन होता ही नहीं है। वो होता है तो 5% 3% बस। वो कुछ कंसेप्ट अगर पूछे, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है, ठीक है। इससे एक आउटकम जरूर निकल कर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटकम ये निकल कर आती है, खेती बाड़ी से जनरेट हुई जो भी इनकम होता है, जो भी इनकम होती है, उससे जो पर्सन है फिर कुछ करने का सोच सकता है इन नॉन एग्रीकल्चर, या जिसको हम लोग कहते हैं नॉन फार्म सेक्टर में। नॉन एग्रीकल्चर और नॉन फार्म सेक्टर्स में करने का कुछ सोच सकता है, अगर इससे इनकम जनरेट होती है तो। और वो भी इनकम कैसी इनकम? एक्स्ट्रा इनकम। एग्री करते हो सब लोग? ठीक है। अब खेती बाड़ी से अगर ये सरप्लस निकल कर आ रहा है, अब इस वर्ड पे फोकस करना। खेती बाड़ी से अगर ये सरप्लस, मैं ब्लैक कलर से इसको मार्क करता हूं, सरप्लस अगर ये निकल कर आ रहा है, इसको मेरे को सेल आउट करना है। सेल आउट करने के लिए पहले सामान किसी ना किसी
मंडी तक जाने के लिए रेडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले बताओ। सेल आउट क्या क्या रोड पे लेकर बैठ जाएगा अपने अनाज को? 1 किलो के गेहूं ले लो, 2 किलो की दालें ले लो। कोई प्रॉपर एक मंडी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? अब खेती बाड़ी से, जहाँ खेत हैं, खेत से लेकर मंडी तक का जो रास्ता है वो रास्ता है रोड का रास्ता। कच्ची सड़क या पक्की सड़क हमें नहीं पता कौन सा गांव है, कैसा गांव है, लेकिन यहीं से एक दूसरी चीज शुरू होती है। जहां फार्मिंग है वहां बहुत बहुत हाई फाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना हो चलेगा, लेकिन वहां पर ट्रांसपोर्टेशन भी छोड़ दो, मतलब कोई और एक्टिविटी ना हो रही हो बहुत हाई फाई तरीके से वो चलेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी जरूर होती है। फार्मिंग कभी भी सोलो में नहीं हो सकती। डू यू एग्री? आप कहोगे चलो अगर सर ये मंडी तक सामान नहीं बेच रहा होता तो भी सोलो में नहीं होती। नहीं होती। क्यों नहीं होती? फार्मिंग करने के लिए आपको फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, इरिगेशन सिस्टम्स। अब वो कुछ भी हो सकते हैं इरिगेशन सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंकलर्स, पानी की लेजम। ये सब कुछ क्या गांव में अवेलेबल है? ये सब कुछ खेत के बगल में कोई दुकान अटैच है वहां पर अवेलेबल है क्या? कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, ये सब चीजें आएगा ना। ये सब चीजें एक बहुत बड़ा लिंक स्टैब्लिश करती हैं, एक बहुत बड़ा लिंक स्टैब्लिश करती है किसके बीच में? टाउन और विलेज, और विलेज एंड टाउन एक ही बात है। पहले बताओ ये फेमिलियर हुए इससे? ये खेती बाड़ी की प्रक्रिया घूमती कैसे है पूरी, गोल 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 गोल। शहरों से खेत का क्या लेना देना है, खेत का शहरों से क्या लेना देना है। ठीक है, एक और बात, खेत सारे यहां हैं। गुरुग्राम में कोई खेत है श्रेया? कोई खेत है? हैं? रिमोट रिमोट छोड़ो, जहां पर तुम हो, जहाँ एमएनसीज हैं, जहां ये पेट्रोल के फुवारे चल रहे हैं, यहाँ है नहीं ना? नोएडा में है अर्पित? प्रॉपर खेती होती हो वहां पर, बताओ। रूपक शैनी कोलकाता में है, लेकिन हम तो अनाज खाते हैं, रोटी, चावल, आटा, ये सब तक तो, ये सब कुछ तो हमारे हमारे यहाँ तक पहुंचता है। यहाँ पर गांव में जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, जो भी क्रॉप्स यहाँ पर उगते हैं, वो शहरों तक पहुंचते हैं, जो कि शहर के लोगों को ऑब्वियस सी बात है अन्न, अनाज, खाना ये प्रोवाइड करते हैं। तो टाउन में, शहरों में जो लोग होते हैं उनको अपना खाना, अपना अनाज वो गांव से ही मिलता है। तो कभी भी गांव जो है वो बिना टाउन के, और टाउन बिना गांव के एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये इनका सबसे बड़ा लिंक है। इनके बीच में इस लिंक को बरकरार रखने के लिए एक सबसे बड़ी चीज चाहिए हमें, वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। डू यू एग्री? है ना? आप दिल्ली में देखते हो, शहरों में अपने अपने देखते हो कि आटे की चक्कियाँ हैं, जहाँ पर आप कॉल कर कर या फिर जाकर या आपके बड़े भाई को भेजकर या आप कभी खुद जाते हो तो आटा लेकर आते हो। अब चाहे वो मतलब पैकेट वाला हो आशीर्वाद जैसा, या फिर आप वैसे ही आटा अपना खुद का पिसवाते हो कि भैया इसमें 4 किलो गेहूँ डालना और 5 किलो एमपी वाले गेहूँ डालना, फिर 2 किलो उसके अंदर चने डालना। आप अपने हिसाब से फाइबर कंटेंट के हिसाब से हो सकता है अपना आटा पिसवाते हो। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं, उनको ये चोचलेबाजी आजकल की अच्छी नहीं लगती कि आशीर्वाद का आटा सफ़ेद सफ़ेद इससे रोटियां बन रही हैं। तो वो जनरली घर में आप लोगों के कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो यही कहते होंगे
चक्की चले जाओ, इतना इतना ये इतने चने, इतना गेहूँ, एमपी वाला गेहूँ, इतना एमपी वाला गेहूँ में इसलिए बोल रहा हूँ, इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट वैरायटी का गेहूँ एमपी का गेहूँ होता है, एमपी का वीट होता है, ठीक है। और चने कई लोग आटे में से डलवाते हैं बिकॉज ऑफ फाइबर कंटेंट, क्योंकि अगर जो चना डलवा कर अगर रोटी बनाई जाए, रोटी खाई जाए, तो उस पर्सन का ऐसा कहा जाता है कि पेट खराब नहीं रहता है और ताकत रहती है और पौष्टिक रहती हैं रोटियां काफ़ी ज़्यादा। तो ठीक है, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग बड़े बुजुर्ग जैसे खाना चाहते हैं घर के, या घर में जिसकी भी चलती हो, जिस हिसाब का आटा आता हो वो आपका आता है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप शहरों में हो, इतनी बात तो सुनिश्चित है कि खेत नहीं है वहाँ पर, खेती बाड़ी तो नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से अगर आप चक्की पर जाकर ये कह भी रहे हो कि एमपी वाला गेहूं डाल दो, तो अब आप हर स्टेट में अलग अलग हो, तो हर स्टेट एमपी के साथ थोड़ी ना जुड़ा हुआ है, एमपी का थोड़ी ना, मध्य प्रदेश का बॉर्डर थोड़ी ना लगता है आपके राज्य के साथ। लेकिन वहाँ पर अगर आपको एमपी का वीट, एमपी का अनाज, एमपी के चने, अगर ये सब कुछ मिल पा रहे हैं या किसी भी चीज़ के जो भी आपकी डिमांड है, तो ऑब्वियस ही बात है वो उसको जोड़ने का काम कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने, ठीक है। अब बड़ी सारी और एक्टिविटीज़ भी होती है पालमपुर के अंदर, लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अब जहाँ पर अगर विलेजेस हैं तो लोग जनरली एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करते हैं, क्या चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, हाँ वो पोल्ट्री फार्मिंग और वो सब कुछ एक ही कैटेगरी के अंदर डाल लो, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन करना पशु पक्षियों का, ताकि इनके बॉडी प्रोडक्ट के तौर पर हमें कुछ मिल सके जिसको हम बेच सकें, ठीक है, या फिर एटलीस्ट कंज्यूम कर सकें। गाय, भैंस और बकरियां, ठीक है, अगर आप इनसे कोई बाय प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट क्या कंज्यूम कर सकते हो, मिल्क, है ना। राजस्थान में लोग कैमल का भी मिल्क पीते हैं, है ना, ठीक है। तो दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, और सबसे बड़ी बात कैपिटल, पैसा। अब हम ये सारे रिसोर्सेज को कॉम्बिनेशन में जानेंगे कि इन सारे रिसोर्सेज के संगम से कैसे जो हमें गुड्स या जो सर्विसेज अगर गांव में चाहिए वो हमें कैसे मिल सकती हैं। अब सुनना ध्यान से, इसको अपने दिमाग से पालमपुर सुनो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड पालमपुर को याद नहीं रखना आपको। बैक ऑफ द माइंड आपको एक कहानी बनानी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोसीड कैसे होती हैं, कोई भी जगह का, रीजन का, देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसके लिए एक इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी बात, एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। उस कनेक्शन की चेन, जो एक लिंक है, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। रायगंज ये एक बड़ा गांव है, 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, ठीक है। यहाँ पर अच्छी सड़कें हैं जो कि पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करती है। तो मैंने आपको पहली कंडीशन क्या बताई, कंडीशन सुन लो, मैं येलो कलर से मार्क करता रहूँगा। एक तो एक गांव में जहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है वो किसी न किसी दूसरे गांव से या शहर से एटलीस्ट एक वेल कनेक्टेड होना चाहिए। वेल कनेक्टेड होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात तो बाद में होगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात तो बाद में होगी, उससे पहले अच्छी सड़कें होना ज़रूरी हैं। ऑल वेदर रोड का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपने गर्मियों में सड़कें बनवाई और बरसात में जाकर उस पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। आप लोगों ने अक्सर, आप लोगों में से जिसके खेत होंगे या जो रूरल एरिया से, विलेज एरिया से बिलोंग करते होंगे, या एटलीस्ट सुना होगा या देखा होगा, ऐसा होता है गांव की अक्सर ये समस्या है कि नहीं है, ऑल वेदर रोड्स की कमी, और है ना, कमी है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छी सड़क है जो कि रायगंज को कनेक्ट करती है पालमपुर से, एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। अब देखो बात यहाँ पर क्या आ गई, टाउन की, तो दूसरे गांव से कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर हो सकता है दूसरे गांव से अगर कोई चीज़ कनेक्ट हो रही हो तो
बार्टर सिस्टम हो रहा हो, टाउन से लेकिन कनेक्ट हो रही है, सरप्लस क्रॉप्स सेल आउट हो रहे हो। आपको एक चीज पता है कि बार्टर इकोनॉमी आज भी चलती है, बार्टर इकोनॉमी का कंसेप्ट भी चलता है। मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या है? हाशिमा, आप टोमेटोज उगा लो, मैं पोटैटोज उगा लेता हूँ, एक्स्ट्रा जो भी सरप्लस में बचेगा, आपको थोड़े से टमाटर चाहिए होंगे, मुझे आलू चाहिए होंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे उनको, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। बार्टर इकोनॉमी में मस्ट कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन करने में मयूर उसको बुराई क्या है? क्यों ठकुरैन, क्या बुराई है इसको करने में बार्टर इकोनॉमी को? क्या हुआ था, बार्टर इकोनॉमी के तौर पर एक पूरा का पूरा गांव रातों रात कन्वर्ट हो गया था। बात है ये दिसंबर 2016 की, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री टीवी पर आकर ये बोलते हैं कि भाई और बहनों, 500 और 1000 के नोट जो हैं अब वो बंद हो चुके हैं, अब वो डीमोनेटाइज हो गए। डीमोनेटाइजेशन वाली रात को यूपी का एक गांव था जहां पर लोगों ने मनी को प्रॉपर तरीके से 2.5 महीने के लिए बंद कर कर बार्टर सिस्टम के अंदर वो एंगेज हो गए थे। दिखाऊं मैं आपको, नाम तो नहीं पता, मतलब मुझे, मैं दिखाता हूँ। खुलिया, खुलिया विलेज बार्टर सिस्टम। अब तुम ऐसे ही घर पे बैठे हो ना जॉब छोड़कर, अब ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें सर्च कर करके मुझे बताना, ठीक है? हाँ, सिर्फ ट्रेडिंग में साथ मत दिया करो, मेरा यूपीएससी में भी दिया करो। खुलिया गांव के अंदर बार्टर इकोनॉमी, ये देखो, बार्टर सिस्टम इज रीबॉर्न इन विलेजेस एज इंडिया कैंसल्स कैश। यहाँ पर लोगों ने दोबारा अपना बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स। देखो लोग अपने साथ ये तोरई और लौकी, बैंगन वगैरह ये सब वो लेकर आ रहे हैं, सामने से अदरक वगैरह या जो भी मसाले हैं वो सामने से ले रहे हैं, ठीक है? और उड़ीसा का क्या गांव बता रहे हो? क्या बोले, अतिया आयार। इतना डिटेल में कैसे पता भाई साहब आपको? हाँ, ये भुट्टा लेकर आ रहा है और उसको पता नहीं क्या, 4 भुट्टे के बदले कुल्फी मिल रही है, पता नहीं क्या मिल रहा है, ठीक है? तो many kinds of transport, many kinds of transport are visible on this road, is starting from bullock carts, tongas, bogies, wooden carts drawn by buffaloes, loaded with jaggery good and दूसरे commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeep, tractors and trucks. गांव में इससे आप एक चीज और सीख सकते हो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो वही मिलेगा, गांव में आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो वही मिलेगा, कौन सा वाला? जिसकी जिसकी नीड हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसकी नीड हो। ऐसा क्यों? लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो शोशाबाजी वाली लाइफ बिता सके। यहां पर जनरल फार्मर्स की बात हो रही है, चंडीगढ़ के किसानों की बात नहीं हो रही, पंजाब के किसानों की बात नहीं हो रही है ना, कि कहने को किसान है लेकर घूम रहे महिंद्रा थार। और हर किसान परिवार का कहीं ना कहीं एक यूट्यूब सॉन्ग लॉन्च हो रहा है हर हफ्ते, जो कि किसान थीम पर है। ये जो गांव है, यहाँ पर लगभग 450 परिवार रहते हैं, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको सोशियोलॉजी में क्या पढ़ाया था? कास्ट का एंगल, कास्ट का हावी होना। बताओ मयूर, कहाँ होता है इन सबको? कि वो गांव में ज़्यादा देखने को मिलता है, वो शहरों की टेंडेंसी है ज़्यादा गांव में देखने को। पता है क्यों? मैंने आपको एक रूल बताया था, ये रूल याद है श्रेया? जहां पर भी डेवलपमेंट आएगी ना, बंदा कास्ट का एंगल नहीं देखेगा वहां पर। योग्यता आप जानते होगे ना, ये चीज सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है, कि जहां पर भी डेवलपमेंट आती है ना, वहां कास्ट इरेडिकेट होने लग जाती है।
बड़े सारे सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात की तरफ पॉइंट आउट भी करते हैं, जैसे एम एन श्रीनिवास, सुना होगा आपने, थ्योरी पक्का सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आपने पढ़ा होगा, है ना। मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में सोशियोलॉजी ऑप्शनल खत्म करा था, तो थोड़ा सा मतलब मुझे पता रहता है उसके बारे में, अभी भी मेमोरी फ्रेश है हल्की फुल्की। तो एम एन श्रीनिवास की थ्योरीज हैं, है ना। और वेस्टर्न कंसेप्ट के अंदर आपने मैक्स वेबर वगैरह को भी सुना होगा, है ना, उनके बारे में भी पढ़ा होगा। इनका क्या मानना रहता है कि जहाँ पर भी लोग भेदभाव या छुआछूत या अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, एक बार आप वहाँ पर डेवलपमेंट ले आओ और कास्ट का एंगल गायब, है ना। शहरों में जैसे मान लो श्रेया, हमारे पापा को कोई धंधा करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई व्यापार करना है। अब मैंने याद है अक्सर आपको लेक्चर में बता रखा है, हिस्ट्री वगैरह में भी बता रहा था, वो पूछते थोड़ी ना फिरेंगे कि आप अपना मुसलमान होने का पर्चा दिखाओ, आप पंजाब से हो के नहीं हो, आपके सरनेम के आगे ये कौर, सिंह, दुबे, पाल, ठाकुर ये सब कुछ लगाए कि नहीं लगाए। इतने में तो धंधा चौपट हो जाएगा, रोड पे मांग के अल्लाह के नाम पे दे दे मांगेंगे। शहरों में क्या होता है मयूर, हमें क्विक अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना होता है। वहां पर इतना नैरो या नैरो माइंडेडनेस या पेरोकियल माइंडेडनेस के साथ चलोगे ना तो लॉस होगा, है ना। ये चीज होती है। क्या कह रहे हो? हाँ, चीप लेबर चाहिए होता तो आप उनसे ये सब नहीं पूछ सकते कि यार ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, बताओ कि कौन सी कास्ट से हो, कौन से कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, ये चीज़ है, ठीक है। शहरों में जनरली जब ये कोई चीज़ पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो वो आप उसके टोन को थोड़ा सा उससे फेमिलियर होते तो आप पूछ सकते हो कि यार इसकी टोन ना थोड़ी सी एमपी वाली लग रही है, थोड़ी सी यूपी वाली लग रही है, तो वो बंदा खुश होता है वो जानकर। आपको शहरों में अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, इकोनॉमिक व्यवसाय को अगर एक्सपेंड करना है, तो आप ये पेरोकियल नैरो माइंडेडनेस के साथ उससे ये सवाल नहीं पूछ सकते कि अपना सरनेम बताओ, सॉरी सॉरी यार तुम तो मुसलमान निकले नहीं, मैं तो सिर्फ मुसलमानों को काम धंधे पर रखता हूँ। तो आपको लॉस होगा, हैवी लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर 450 परिवार रह रहे हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, तो यानी कि एक अलग एंगल गाँव का। और डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कास्ट, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कास्ट, ये हमें विलेज एरियाज में देखने को मिलती है। 80 अपर कास्ट फैमिलीज जो है दे ओन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। यानी कि एक और चीज, गांव में अक्सर हमारे देश में हमें अनफेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक फिनोमेना पैदा होता है। अगर इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी, हैव्स एंड हैव्स नॉट, इसको हैव नॉट्स कहते हैं कि हैव्स नॉट कहते हैं, जो भी है, ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट, ठीक है। ये फिनोमेना पैदा होता है, क्या कहते हैं इसको, हैव्स नहीं लिखते क्या, हैव नॉट बस, अच्छा नॉट्स कहते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके, हैव नॉट। तो 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, दे ओन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड। अब यहाँ यानी कि जो हैव्स हैं वो क्या है, अपर कास्ट के लोग, हैव नॉट्स वाले लोअर कास्ट के लोग। दिस शोज caste as a dominant factor for लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो फेयर है कि अनफेयर है वो डिपेंड करेगा आपकी कास्ट के ऊपर। इनके जो हाउसेस हैं, सम ऑफ देम दे आर क्वाइट लार्ज। डिफरेंट कास्ट को पहले मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने ट्रांसपोर्ट को मार्क नहीं करा, ये ट्रांसपोर्ट हो गया अपना, सेवरल डिफरेंट कास्ट डाइवर्सिटी हो गई, फिर अपर कास्ट की बात हो गई। तो इनके जो हाउसेज है अपर कास्ट के, दे आर क्वाइट लार्ज, मेड अप ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। दिस शोज अगर कास्ट आपके ऊपर है ना, जो हैव्स हैं उनके पास
उनके पास इकोनॉमिक उनके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बहुत होगी। ठीक है, जो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट, दलित्स, दे कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। एक तिहाई उनकी जनसंख्या है और वो गांव के एक कोने में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, सम ऑफ विच आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। मिट्टी और घास फूस से, सीकों से, तीलियों से, उनसे उनके घर बने हुए हैं। ठीक है, अगेन दिस शोज के जो हैव नॉट्स हैं, जो लोअर कास्ट हैं, दे आर मार्जिनल सेक्शंस इन विलेजेस। बड़े सारे जो घर हैं, दे हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। अब ये कैसे आया? ये आया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्कीम्स। अब इसके बेनिफिट क्या निकलते हैं लोगों के लिए? ठीक है, how penetration of electricity in a village can change its face and shape. एग्जामिन, रूप स्वरूप कैसे बदल सकता है एक बिजली का कनेक्शन या बिजली का आना किसी एक गांव के अंदर। समझ जाओ, इस प्रकार का क्वेश्चन कल को आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी अब इस तरीके के क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। इस बार आप रेलवेज का क्वेश्चन देख लो, उसने रेलवेज के पेनिट्रेशन के बारे में पूछ लिया। छोटे छोटे अब मुद्दों पर उतर आया कि जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है, बहुत बड़ी रेंज तक रहा है। ठीक है, अब ऐसे एक बिजली वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से क्या मदद होती है? अब देखो, ऐसा नहीं कि आंसर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी से एक तो किसानों की मदद होगी, ट्यूबवेल्स कि वो अपनी फील्ड पर लगा सकें। लेकिन लिमिटेशन क्या है? हम साथ में लिमिटेशन भी लिखेंगे। ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, गुड एस्पेक्ट। लेकिन इसका बैड एस्पेक्ट क्या? इसका बैड एस्पेक्ट ये है डैट इनकम जिस जिसकी कम होगी, दे कैनॉट अफोर्ड सच कॉस्टली इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, और दूसरे तरह के बिजनेस में भी यूज होगी। और भी तरह के बिजनेस में भी यूज होगी है ये वाली बिजली। लिमिटेशन अगर यही, हर कोई वहां पर बिजनेस नहीं चला रहा, कुछ कुछ लोग सिर्फ खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट है। अब पालमपुर के अंदर यहाँ पर बताया गया है इट हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। विलेज के अंदर एक और दिक्कत, लैक ऑफ एजुकेशन प्लस स्कूल
along with इंफ्रास्ट्रक्चर। दो प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है। शिक्षित हो सकता है पूरा गांव इतने से? बस बताओ, हो सकता है? नहीं, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन है इसका मतलब यहां पर एंगल। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मैं स्कूल को मार्क कर देता हूं। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर run by the government and one private dispensary where the sick are treated. Health infrastructure, गांव में काफ़ी ज़्यादा कैसा रहता है? वीक, काफ़ी ज़्यादा पुअर रहता है, काफ़ी वीक रहता है। ऑफन इट रिजल्ट्स इन, अक्सर इससे क्या होता है? आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, खर्चा होगा कि नहीं होगा? और कॉस्टली ट्रीटमेंट, इन सिटीज एंड टाउन्स। जिनको कोई भी बीमारी है उनके पास यहाँ पर इलाज करने की अगर व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे सिटीज और टाउन्स? वहाँ पैसा है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना? तो यहाँ पर इतने सारे एंगल हमने देखे और ये डिस्क्रिप्शन में बताती डैट पालमपुर हैज़ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर एज कम्पेयर टू नियर बाई विलेजेस। और वही कह रहा है कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। अब इसका नियर बाई विलेज यहाँ पर था, कोई ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। ये था ना इसका, इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन रायगंज के साथ, ठीक है। इसके लिए इसके साइज़ के हिसाब से ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं, बढ़िया हैं। हमें लेकिन पालमपुर को कैश नहीं करना, हमें गाँव की समस्याओं को कैश करना है। अब यहाँ पर अगर हम इस कहानी को जानें तो हम अलग अलग प्रकार की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को भी जान सकते हैं इस गांव के अंदर। गांव के अंदर पूरे भारत में फार्मिंग जो होती है वो एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। बिल्कुल हम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। फार्मिंग एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। कुछ दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम जिनको कह सकते हैं इट इज़ अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। Other production activities referred to as non-farm activities. ये क्या है? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, दुकान खोल लेना, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होना, और या कुछ छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग करना गांव के अंदर ही या गांव के आसपास। तो हम जानते हैं प्रोडक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग यहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज़ को क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बताया था आपको अभी इंट्रोडक्शन में, यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम तो ठीक है अर्न करने के लिए, लेकिन वो दूसरी एक्टिविटीज के अंदर भी तभी घुस सकते हैं जब उनके पास एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो, या फिर उनको फार्मिंग जो है, उनको जो फार्मिंग है वो एक प्रॉफिटेबल एक्टिविटी ना लग रही हो तब। बताओ हाँ या ना? खेती बाड़ी नहीं सही लग रही है लोगों को तो लोग दूसरे सेक्टर के अंदर घुस रहे हैं, दुकान खोलकर बैठ रहे हैं। हम दुकान खोल लेंगे भाई, खेती बाड़ी तो नहीं करेंगे। ये एक्स्ट्रा इनकम है
तो साइड में एक दुकान भी खोल ली। और गांव में दुकान किस चीज़ की होगी ज़्यादातर? क्या मिलेगा यहाँ पर? केक्स एंड डोनट्स। तो जनरली यहां पर जनरल स्टोर्स देखने को मिलेंगे आपको। और क्या मिल सकता है? फार्मिंग इक्विपमेंट्स और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इन सब की दुकान। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है भी ऐसे रीजन में, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी अगर है भी ऐसे रीजन में, तो वो क्या देखने को मिलेगी? ट्रैक्टर। कुणाल, इटावा से लेकर यूपी में ग्वालियर तक जो सीधा हाईवे जाता है, जनरली वहां पर गाड़ियों से ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है वो ट्रैक्टर्स की है ना। रिसेंटली अभी ये सब ओपन हुआ है ना, रॉयल एनफील्ड या ओला या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर पूरी रोड, पूरे हाईवे को अगर कवर करके देखा जाए, 90% आज भी ट्रैक्टर की एजेंसी देखने को मिलेगी। मयूर, दिल्ली में कितनी एजेंसी है ट्रैक्टर की? कितने शोरूम है ट्रैक्टर के? बहुत लिमिटेड देखने को मिलते हैं अक्सर। यहां पर 1% भी नहीं होगा। और मैं वहां पर क्या कह रहा हूं कुणाल से, सेम बस राज्य चेंज कर दो, एमपी चले जाओ और यूपी इटावा से लेकर ग्वालियर तक की जर्नी कवर करो, हाईवे जो सीधा गया बिल्कुल कहीं नहीं मुड़ता, वहां पर 99%, 90% कम से आपको ट्रैक्टर के शोरूम देखने को मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी कि जैसा देश वैसा बेस, जो जहां पर जिस चीज़ की नीड है बिल्कुल वो सब कुछ वैसे ही हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना इंट्रोडक्शन आराम से समझ में आया होगा, कोई भी एंगल आपने मिस नहीं करा है, सारी चीज़ आपने लिख ली जो भी मैं आपको बता रहा था। बताओ। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में।